गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़, फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब में चैनल में होने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों। देखिए, अपन जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो बीकॉम फाइनल ईयर का जीएसटी का जो पेपर है आपका, उसका मैं चौथा चैप्टर अपन ने ले रखा है। उसी के बारे में अपन वीडियो सीरीज़ मैंने जारी रखी हुई है। लंबा चैप्टर है तो प्यारे बच्चों मैं कोई चीज़ छूटे नहीं, इसलिए हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा मैटर ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो भी ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट वाइज, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए अपने इस टॉपिक में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपका आपूर्ति का समय है। ठीक है ना, तो इसको ही अपने को सही तरीके से समझना है, इसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो आज के इस वीडियो में अपन जिस बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं, मैंने देखिए टाइम ऑफ सप्लाई का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें उन सभी परिस्थितियों के बारे में बताया था। 7 परिस्थितियां थी जिसके बारे में अपन को टाइम ऑफ सप्लाई का निर्धारण करना है। 2 सिचुएशंस का अपन चर्चा कर चुके हैं, सामान्य आपूर्ति और निरंतर आपूर्ति के संबंध में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनको आप देखें। ठीक है, आज के वीडियो में अपन तीसरी सिचुएशन है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और टाइम ऑफ सप्लाई का निर्धारण करने की अपने को ज़रूरत पड़ती है। प्रोविज़न अलग हैं उसके, जीएसटी में 7 सिचुएशन है तो 7 सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रोविज़न है टाइम ऑफ सप्लाई का। तो देखते हैं क्या है। चलिए, विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, धारा में अलग चीज़ है ये। सबसे पहले तो अपने को विपरीत प्रभार का मीनिंग आ जाना चाहिए। आरसीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये होता क्या है आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में बताया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मैं फिर से बता दूं, यहाँ लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? विपरीत प्रभार का मतलब देख सकते हो आप, धारा 298 में इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखी है। सीजीएसटी एक्ट की धारा 9, 3 एवं 4 के तहत अथवा एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम आईजीएसटी की धारा 5, 3 और 4। देखिए सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट सेम है, दोनों में डेफिनेशन सेम है। ठीक है ना, ये 4-5 एक्ट एक ही साथ बनाए हुए हैं, तो इनकी 5, 3 और सेक्शन का रेफरेंस मेंशन कर रखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है, तो माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर भुगतान का दायित्व ऐसे माल या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय इनके प्राप्तकर्ता का दायित्व होने से। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मीनिंग है ये कि जब सामान्य परिस्थितियों में तो टैक्स देने का दायित्व किसका होता है? जो सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना, जो माल बेचने वाला है या सेवा प्रोवाइड करने वाला है, न कि माल को प्राप्त करने वाला। जिसको माल बेचा जा रहा है उसका टैक्स चुकाने का लायबिलिटी नहीं होता है सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब न कि आपका जो सप्लाई देने वाला है उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है, जो सप्लाई ले रहा है, ठीक है ना, और जो माल प्राप्त कर रहा है या जो सेवा ले रहा है, यानी कि जो आपको पेमेंट करने वाला बंदा है ना, जिसको आप माल बेच रहे हो, उसकी टैक्स लायबिलिटी होती है कुछ परिस्थितियों में। तो जो ये परिस्थितियां हैं उन्हीं को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत रखा गया है, और उसी को बोलते हैं विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति कहा जाता है। अब उन सिचुएशन, ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का बिंदु भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें किस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई अपने को निर्धारित करना है, वही चीज़ अपन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मीनिंग आपको अच्छे से आ गया है समझ में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को भी थोड़ा स्किप या बैक करके देख सकते हो, या फिर इससे पहले वाले वीडियोस में भी टाइम स्कोप ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर था उसकी वीडियो सीरीज़ में आप इसको देख सकते हो। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या प्रोविज़न है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टाइम ऑफ सप्लाई निर्धारित करने के। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, अपंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति प्राप्त करने वाला पंजीकृत व्यापारी। आपको इसको उदाहरण भी दिया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का उदाहरण कैसे हो सकता है, किस सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सिचुएशन बनती है। सीधा सीधा है, अगर आप एक पंजीकृत व्यापारी हो, ठीक है ना, आप जो सप्लाई देने वाला है वो है एक पंजीकृत व्यापारी, ठीक है, और एक सप्लाई लेने वाला है आपसे, वो है एक अपंजीकृत व्यापारी। क्या लिखा है? राज्य के भीतर की आपूर्ति के दौरान अथवा अंतर्राज्यीय आपूर्ति के दौरान, विद इन स्टेट और विदाउट स्टेट, यानी राज्य के भीतर हो चाहे राज्य के बाहर की सप्लाई आप कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में एक अपंजीकृत व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है, एक अपंजीकृत का मतलब यहाँ उस व्यापारी से है जिसका जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं है। किसी दूसरे एक्ट के तहत उसका ज़रूर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, पर जीएसटीएन नंबर अगर उसके पास नहीं है, इट मीन्स वो एक अपंजीकृत व्यापारी है। ठीक है,
माल या सेवा की आपूर्ति एक पंजीकृत व्यक्ति को करता है, समझ रहे हो। अपंजीकृत व्यक्ति किसको करेगा? माल या सेवा की सप्लाई पंजीकृत को, यानी कि उसका जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो रखा है ऐसे व्यापारी का, उसको अगर सप्लाई कर रहा है तो इस सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(4) के तहत अथवा आईजीएसटी अधिनियम, क्योंकि डेफिनेशन दोनों एक्ट में दी गई है, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(4) के तहत कर के भुगतान का दायित्व प्राप्तकर्ता अथवा पंजीकृत व्यापारी का होगा। समझ रहे हो। अपंजीकृत का तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसको सीधा सिंपल यूँ समझ लें, टैक्स चुकाने की लायबिलिटी पंजीकृत व्यापारी की होगी। अब ये सिचुएशन कब बनेंगी फिर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अपंजीकृत ज़रूरी नहीं है कि एक पंजीकृत व्यापारी से ही माल खरीदे या सेवाएं ले, अपंजीकृत व्यापारी से भी सेवाएं ले सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। पर टैक्स की लायबिलिटी किस पे आ जाएगी? पंजीकृत व्यापारी पर। इट मीन्स पंजीकृत व्यापारी अगर किसी अपंजीकृत व्यापारी से माल या सेवा लेता है, तो माल या सेवा की सप्लाई कौन ले रहा है? पंजीकृत व्यापारी। तो टैक्स चुकाने की लायबिलिटी भी कौन? क्रयकर्ता, जो क्रय कर रहा है माल वही टैक्स चुकाएगा। सामान्य स्थिति में क्या होता है, जब सप्लाई दे रहे हो तो वो टैक्स चुकाता है, आपसे वसूल करके गवर्नमेंट को वो देगा। अब अगर आप एक प्राप्तकर्ता हो माल या सेवा के, तो उस सिचुएशन में अगर आप पंजीकृत हो और आपने अपंजीकृत व्यापारी से माल या सेवा प्राप्त की है, तो पेमेंट तो आप उस अपंजीकृत व्यापारी को करोगे, पर जो पेमेंट करोगे उसमें से जीएसटी की अमाउंट काट के आप अपने पास रखोगे और बाकी का पेमेंट उसको आप दे दोगे। फॉर एग्जांपल, किसी अपंजीकृत व्यापारी से आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, ठीक है, आपने खरीदा है, आप एक व्यापारी हो रजिस्टर्ड, खुद को रखें, अपने आप को समझे इस चीज़ को कि मैं एक रजिस्टर्ड व्यापारी हूँ जीएसटी एक्ट के तहत, और मैंने किसी अनरजिस्टर्ड व्यापारी से माल खरीदा 1 लाख रुपए का और उस पर जीएसटी बनता है आपका 18% की रेट से। तो टोटल अमाउंट कितनी होती है आपकी? 1 लाख पे 18% के हिसाब से तो 1,18,000 रुपये। उस बंदे को आप वैसे तो 1,18,000 का पेमेंट करोगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। आप 1,18,000 का पेमेंट आप उसको करोगे, ठीक है। सामान्य स्थिति में तो आप 1,18,000 का पेमेंट उसको करने वाले हो, पर जीएसटी का अमाउंट कितना है? 18,000 रुपये। तो वो 18,000 का पेमेंट आप उस व्यक्ति को ना करके आप अपने पास रखोगे काट का, जीएसटी का टीडीएस जिसको बोला जाता है, 18% आप उसको अपने पास 18,000 रुपये रखोगे और बाकी का 1 लाख रुपये ही उसको पेमेंट करोगे, ठीक है ना। तो क्या रहा, उस बंदे को पेमेंट कितना करना था आपको? 1,18,000 का, या हो सकता है उस 1 लाख में ही जीएसटी के अमाउंट शामिल हो, ये भी हो सकता है। देखिए जीएसटी क्या होता है, एक्सक्लूड या इंक्लूड हो सकता है। आपने जो माल खरीदा है उस 1 लाख की प्राइस में हो सकता है जीएसटी शामिल हो। तो जैसे मान लीजिए 1 लाख का 18% 18,000 था और उसमें जीएसटी वो इंक्लूड था 1 लाख में ही, तो 18,000 रुपये आप होल्ड कर लोगे अपने पास और बाकी के 82,000 रुपये आप उसको पेमेंट कर दोगे। तो वो 18,000 रुपये जो आप रजिस्टर्ड व्यापारी हो आपने अपने पास रख लिए हैं, तो अब आपकी लायबिलिटी है उस 18,000 को सरकार के खाते में जमा करवाने की, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी उसमें तो अपने को बस इतना सा समझना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत प्राप्तकर्ता सप्लाई पे टैक्स चुकाएगा, ठीक है। जो सप्लाई ले रहा है उसी बंदे का टैक्स चुकाने का लायबिलिटी होगा। तो अब अपने को ये सिर्फ देखना है, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का अपने को ज़रूरत पड़ेगी। जो प्राप्तकर्ता है, जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, उसी को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है टाइम ऑफ सप्लाई की। तो उसके लिए जो भी इवेंट होते होंगे डेट वाइज, तो उन डेटों में से अपने को एक डेट फाइंड आउट करनी है और टाइम ऑफ सप्लाई का डिसीजन अपने को लेना है आरसीएम के तहत, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, ठीक है। तो विपरीत प्रभार के अंतर्गत माल की आपूर्ति के समय का निर्धारण, देखिए क्या लिखा हुआ है अपने को एक्ट में। ये 3 डेटें आपको मिलेंगी। सबसे पहले वाली डेट होगी माल की प्राप्ति की तिथि। पंजीकृत व्यापारी ने माल प्राप्त किया है तो माल आप जिस डेट को माल प्राप्त कर रहे हो वो वाली डेट आपके पास होनी चाहिए। इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं सिर्फ थ्योरिकल मैटर अपन डिस्कस करेंगे और अगला मैटर यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसकी 3 डेटें अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आप पंजीकृत व्यापारी हो तो आपने माल प्राप्त किया है, अपंजीकृत व्यापारी से तो वो डेट अपने पास होंगी 100%। दूसरी, भुगतान की तिथि,
दूसरी क्या डेट होंगी, अब आप पेमेंट भी करोगे उसको, माल आपने अगर प्राप्त किया है तो उसको पेमेंट भी करोगे अपंजीकृत व्यापारी को जिस डेट को आपने भुगतान किया है। ठीक है, तो भुगतान की तिथि क्या होगी, माल के प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई है वह तिथि जिसको उसके बैंक खाते में भुगतान नाम किया गया है। अब नाम होने का मतलब डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा, क्योंकि प्राप्तकर्ता क्या है, भुगतान करने वाला है। ठीक है, प्राप्तकर्ता आपने माल प्राप्त किया, अब आप अपंजीकृत व्यापारी को पेमेंट करोगे, आपके लिए खर्चा है, तो आपकी लेखा पुस्तकों में भी अगर आप पेमेंट को दिखाओगे तो डेबिट दिखाओगे। ठीक है, तो भुगतान की तिथि जो आपने लेखा पुस्तकों में लिखी है अपनी में वो डेट हो सकती है, या फिर बैंक से अगर आपने सीधा पेमेंट करवाया है चेक के थ्रू, तो चेक जिस डेट को डेबिट हुआ है या जिस डेट को बैंक ने आपका खाता डेबिट किया है उस डेट को अपन भुगतान की तिथि मानी जाएगी। तीसरी डेट आपके पास एक होंगी, आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक या उसके स्थान पर अन्य कोई दस्तावेज चाहे उसके किसी भी नाम से पुकारा जाए, जारी करने की तिथि से अगले 30 दिन के बाद की तिथि अथवा 31वें दिन की तिथि। ठीक है, इन दोनों डेटों के अलावा एक डेट भी हो सकती है आपूर्तिकर्ता द्वारा। ये देखिए, ये दोनों डेटें तो किससे रिलेटेड होंगी, प्राप्तकर्ता से, रजिस्टर्ड व्यापारी से। एक तीसरी डेट होंगी आपका जो सप्लाई आपको देने वाला है अनरजिस्टर्ड व्यापारी, उसकी तरफ से भी आपको एक बीजक इशू किया जा सकता है। ठीक है ना, तो उस बीजक या कोई भी दस्तावेज हो सकता है, उसकी जो डेट होंगी उस जारी करने की तिथि से अगले 30 दिन यानी कि 31वें दिन की तिथि, ये डेट भी हो सकती है। इन तीनों डेटों में से जो डेट सबसे पहले आएंगी वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना, इस सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ये 3 डेटें अपने को निकालनी होंगी और इनको अपन निकालेंगे क्वेश्चन में। तो ये है थ्योरिकल मैटर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। आई थिंक थोड़ा ज़रूर पल्ले बड़ा होगा और बाकी का बचा हुआ अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से उसको 100% क्लियर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप देखें, थ्योरिकल मैटर को समझें और थोड़ा सा इस मैटर को ज़रूर डिस्कस करें। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, तो इसके प्रोविज़न भी आपको देखने हैं। 7 सिचुएशन के प्रोविज़न आपको ज़्यादातर समझने हैं। 7 में से 3 या 4 सिचुएशन ऐसी है जिसका मोस्टली क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बनता है। ठीक है, तो उसमें से ये 3rd सिचुएशन भी है। देखिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही सिचुएशंस को रखा गया है। पहले तो सामान्य आपूर्ति, फिर निरंतर आपूर्ति, फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और एक इससे थोड़ा सा और कम इंपॉर्टेंस का एक परिस्थिति है जिसको अपन अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वाले वीडियो में ये थ्योरिकल मैटर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टाइम ऑफ सप्लाई करने का काफ़ी है। तो अपन अगले वीडियो में मिलते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई का अपने को डिटर्मिनेशन करना है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना महामारी से थोड़ा बच के रहना प्यारे बच्चों। अभी हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। निरंतर सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल आप करते रहिए और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।